बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। आज पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा हैपनिंग्स हमें दिखाई दी। नेशनल लेवल की अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो हमने देखा कि वो तमाम अपोजिशन की जमातें जो कि एक दूसरे के खिलाफ हमें दस्तो गिरबान दिखाई देती थी और ये बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि अगर नून लीग की हम बात करें तो ये कहा जाता था कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो पीपल्स पार्टी वाले और खुसूसी तौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लेकर यह कहा जाता था कि उनको घसीट कर जो लूटी हुई दौलत है वो निकाली जाएगी और इस तरह के बड़े बड़े बुलंदबांग दावे किए जाते थे। लेकिन आज हमने देखा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की दावत पर अपोजिशन के तकरीबन तमाम ही बड़े रहनुमा एक पेज पर आते हुए दिखाई दिए। तो ये जो कयास आराइयां की जा रही थी कि क्या वाकई जो करप्शन के खिलाफ मामलात हो रहे हैं, इस मामले को मद्देनजर रखते हुए अपोजिशन जमातें एक हो सकती हैं या नहीं, तो आज हमने प्रैक्टिकली लगभग ये चीज होती हुई देखी। वहीं दूसरी जानिब अगर सिंध की सियासत की बात की जाए तो सिंध में भी सियासी माहौल खासा गर्म दिखाई देता है, जिसकी खास वजह यह है कि जनाब फवाद चौधरी जो कि वफाकी वजीर इत्तलात हैं वो आज कराची में हैं और ये उनका दौरा खासा अहम है क्योंकि 25 तारीख को वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब दौरा सिंध के लिए आ रहे हैं और इससे कबल इस दौरे को भी खासी अहमियत दी जा रही है। आज जनाब फवाद चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी और उनकी गवर्नमेंट को जो कि सिंध गवर्नमेंट है उसको गैस का गुब्बारा करार दिया और यह कहा कि वो जब चाहें इस गुब्बारे से हवा निकाल सकते हैं। तो अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे और साथ साथ स्पेसिफिकली ये बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या मुश्किलात में वाकई बहुत इजाफा हो चुका है या तो फिर मामलात उस तरह से हैं कि जिस तरीके से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अपने बयानात के जरिए तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर जरा कराची की भी बात करेंगे क्योंकि कराची के हवाले से ना सिर्फ यहां की मुताल्लिका जमात जो कि इस शहर का एक वक्त तक 85% तक का मैंडेट रखती आई है, वो भी बड़े बुलंदबांग दावे करती रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर कराची की बड़ी जमात उभर कर सामने आई है, लेकिन अब क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM साथ मिलकर कराची में कुछ डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, और साथ साथ सिंध गवर्नमेंट स्पेसिफिकली अर्बन सिंध के जो एरियाज हैं उनमें और ओवरऑल अगर सिंध की बात करें तो उनमें क्या कुछ अभी तक डिलीवर कर पाई है। इन तमाम तर इश्यूज पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब इम्तियाज खान फरहान साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सब बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो के कराची प्रेस क्लब का भी आपका हवाला है और दीगर कई हवाला जात हैं, लेकिन एज एनालिस्ट हमने आपको यहाँ पर बुलाया है और आपके एनालिसिस हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उनके साथ तशरीफ फरमा है। मैं अगर MQM का वर्जन की बात करूं तो MQM का वर्जन देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शेख सलाहुद्दीन साहब जो कि दो टोक गुफ्तगू करेंगे और ये जरूर जानने की इनसे कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनको भी बड़ी उम्मीद है इत्तेहादी के तौर पर, तो आज जब फवाद चौधरी साहब से मुलाकात हुई तो क्या कुछ गुफ्तगू हुई ये जरूर आज आप हमें बताइएगा। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब जावेद नायाब लगारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ फरहान साहब मैं क्विकली आपसे करना चाहूंगा। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं सिंध की पॉलिटिक्स की तो बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दर पे है कि CM साहब मुस्ताफी हों, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के कई संजीदा और अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में। ये मामला जा किस तरफ ने हैं? देखें, सबसे पहले तो फवाद, ये हर सियासी जमात, हर सियासतदान का राइट होता है वो अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से स्ट्रेटेजी बनाए, गवर्नमेंट का भी और अपोजिशन का भी है। बिल्कुल ठीक। कि उसी का गेम चल रहा हुआ मुझे तो नज़र आ रहा है। अब लेकिन बात अगर ये की जाए कि जी पीपल्स पार्टी के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो आप अभी इंट्रो में कह रहे थे, देखिए सियासी जमातें पाकिस्तान की सियासत में हमेशा मुश्किल का शिकार रहती हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हो तब भी मुश्किल का शिकार होती हैं, अपोजिशन में हो जब भी मुश्किल का शिकार होते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इख्तियार उनके पास नहीं होता। कोई कितने ही दावे कर ले, कोई कितने ही ढोल पीटे, इख्तियार अभी तक सियासतदानों को डिलीवर नहीं किया गया और अभी तक कोई ऐसे चांसेस नज़र भी नहीं आते कि इख्तियारात उनको दे दिए जाएं। मैं दो टोक आपसे पूछूंगा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इख्तियारात सियासतदानों के पास नहीं, गवर्नमेंट क्या मतलब यहाँ पर एलियंस की मौजूद है? साथ साथ मैं आपसे इख्तियारात की जब बात करता हूं तो भले सिंध में आप बात करें, पंजाब में बात करें, KP में बात करें, बलूचिस्तान में बात करें, हर तरफ तो एक पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप मौजूद है, तो फिर आप कौन से इख्तियारात की बात करें? डेमो है, क्रेटिक नहीं है, और डेमो भी किसी और की है, जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनकी डेमो है ये।
और इसके बारे में सब जानते हैं। ओपन एक सीक्रेट है जिसको इस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट में कौन होते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन है, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है और अभी तक वो इख्तियारात किसी को देने को तैयार नहीं है। बीच में ये कोशिश की आसिफ जरदारी ने, अपने राइट को विड्रॉ किया उन्होंने एज प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेसिडेंशियल सारे पावर्स जो है वो डेडिकेट किए या दे दिए पार्लियामेंट को। उसके बाद अगर नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ ने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो नागवार गुजरे। और ख़ास तौर पे ये बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए कि 18वीं तरमीम सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त बहुत सारी जो फोर्सेस हैं, जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनके दरमियान में अगर उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं तो 18वीं तरमीम की वजह से हैं। और मैं समझता हूं कि उसी का एक ये पैकेज है, उसको आगे इंट्रोड्यूस कराया गया है हमारी इतलात के मुताबिक कि ये करें तो ये करें तो ये। और कहीं 2 से 3 पॉइंट पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है पॉलिटिकल फोर्सेस की जानिब से, और जिसकी वजह से मामला कभी तय होते हैं, कभी बैक होते हैं, कभी तय होते हैं, कभी बैक होते हैं। अब मुझे जरा दो टोकी बता देगा, फिर मैं शेख सलाउद्दीन साहब के पास जाऊंगा। ये जो इस वक्त हम सिंध के अंदर सूरत हाल देख रहे हैं, बड़ी गहमा गहमी, बड़ी डिफरेंट सी है। एक तरफ पीटीआई दावे अलग कर रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी एक बड़ी डिफेंडिंग पोजीशन पे हमें दिखाई दे रही है। तो ये मामलात हैं क्या? बीच में एमक्यूएम पाकिस्तान मौजूद है, वो ये कहते हैं कि जी जो भी हमारी एग्जिस्टेंस है हमें तस्लीम भी किया जाए, फिर कराची को भी डिलीवर किया जाए और सिंध के शहरी इलाकों को भी डिलीवर किया जाए। जरा इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए फवाद, पीपल्स पार्टी की चूंकि नुमाइंदगी मौजूद है, मैं बहुत सारी बात उसमें रखूंगा नहीं रखूंगा। देखें, पीपल्स पार्टी पूरी तरह तैयार है, कोई परेशानी का शिकार नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि वो ग्रुप जिसके ये बातें कर रहे हैं, वो ग्रुप ऑलरेडी राब्ते में है खुद पीपल्स पार्टी से। और ये मैं आपको बिल्कुल सही एक बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने अपना एक ग्रुप तैयार किया हुआ है कि जब उनके हाथ से निकलने की मामला आएगा कि वो उसको रोक नहीं पा रहे होंगे सूरत हाल को, तो वो ग्रुप नहीं जिससे इन्होंने राब्ते किए थे, वो ग्रुप जिसको खुद पीपल्स पार्टी ने तैयार कर लिया है इस वक्त, वो शायद उधर जाके ज्वाइन करे और इनके लिए और परेशानी हो। दूसरी बात देखें कि जीडीए बैक हुई है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जीडीए का अगर हम एक कॉम्बिनेशन देख लें, जीडीए की भी बड़ी अहम बैठकें स्टार्ट हो चुकी हैं। गुज़श्ता रोज की भी जो इतलात थी उससे भी आप वाकिफ हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसमें ये बात भी मिले जा रहे हैं, बड़ी गुफ्तगू भी की जा रही है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि सक्खर में जो इजलास हुआ था जीडीए का, जिसको पीटीआई ने भी जाके ज्वाइन किया और वहां से इख्तिलाफात हुए, वो तो वाकई सीरियस था। उसके बाद जितनी अहम बैठकें हुई हैं वो बिल्कुल इस तरह की हुई हैं कि सक्खर के जो फैसला था उसके अगेंस्ट या उसके यानी बिल्कुल यू टर्न कह लें आप, या उसके बिल्कुल दूसरी जानिब कर लें। देखिए, उसकी वजह यह है कि जीडीए में भी कई जमातें हैं और जीडीए अगर पीटीआई के साथ मिलेगी और एमक्यूएम के साथ मिलेगी तब आएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जीडीए ने अभी तक बाकायदा एमक्यूएम को इनवाइट क्यों नहीं किया अपने इजलासों में। उसकी वजह यह है कि अफोर्ड नहीं कर सकती, पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त एमक्यूएम को, खासतौर पर सिंध के दही इलाकों में। पीपल्स पार्टी अगर माहौल बनाने की कोशिश करेगी किसी मरहले में, पीपल्स पार्टी को डैमेजेस होंगे, इतने ज्यादा डैमेजेस होंगे। यही सूरत हाल डीजीए ने रियलाइज की है। अच्छा, जब तहरीक इंसाफ भी आएगी आपके साथ, एमक्यूएम आएगी और जीडीए की जो जमातें जब जाके और फिर 12, 14, 12, 18 जो भी हैं वो आपके साथ पीपल्स पार्टी के आए, फिर जाके तो आप ये बताएं, हर मीटिंग में 5 साबिक चीफ मिनिस्टर होते हैं और 3 जो है कम से कम बिकमिंग चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो कैसे एक साथ होंगे? फिर अगर एमक्यूएम को शामिल करेगी जीडीए, तो जीडीए देही इलाकों में अफोर्ड कर पाएगी, बट शहरी इलाकों में शायद करे, लेकिन शहरी में भी फवाद बड़ा जबरदस्त है ना, सियासत में होती है। फिर जैसे ये होगा उसका क्लैश हो जाएगा शहरी इलाकों में तहरीक इंसाफ से, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो इलेक्टेड बंदा है वो सेकंड पोजीशन में नहीं बैठेगा और एमक्यूएम उसको फर्स्ट पोजीशन में आने नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है अगर ये फर्स्ट पोजीशन में फ्रंट पे आ गए तो इनकी शहरी पॉलिटिक्स का क्या होगा। ये बड़ा डायमेंशन है। एमक्यूएम के वर्डिक्ट में जाना चाहूंगा, आपकी बड़ी डिमांड्स हैं आपसे, कुछ इस काबिल तक इस हवाले से हमने प्रोग्राम्स किए, आप डिमांड्स करते हुए दिखाई दिए इस शहर कराची के मसाइल के हल के लिए, भले वो मुख्तलिफ महकमों में कराची से रिलेटेड अफराद की नुमाइंदगी हो या कराची के दीगर मसाइल हो। तो क्या आपको पीपल्स पार्टी से यानी कि सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, जो अब आप अपने जो विफाक में जिनके साथ आप इत्तेहादी हैं उनकी तरफ देख रहे हैं? सर बहुत शुक्रिया। बात देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान की, मैं सूबे की तरफ बाद में आऊँगा, एक सिचुएशन है जहाँ पर लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बल्कि एक्सपेक्टेशन दी गई थी कि हम जो है बहुत जल्द जो है पूरे पाकिस्तान के माहौल को चेंज कर देंगे और एक ऐसी तब्दीली लोग देखेंगे जहाँ पर आवाम को जो है वो
उनकी सहूलत मैसर होगी, हर चीज़ उनको मिलेगी, बहुत मतलब ये कि दूध की नहरें बहने लगेंगी और बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से अब 5 महीने हो रहे हैं, 5 महीने में वो डिलीवरी नहीं हो सकी जो डिलीवर करना था। या आप अपने इत्तेहादियों के बारे में बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल इत्तेहादी के बारे में बोल रहा हूँ। एक तो क्योंकि एक तरफ आप मिनिस्ट्रीज भी इंजॉय कर रहे हैं, देखें, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट दे रहे हैं और दीगर अहम मामलात में गुफ्तगू शनीद हो रही है, दूसरी तरफ आप अपने इत्तेहादी के बारे में भी तो आपको ओन करनी चाहिए कि जी ठीक है, ये वो तब्दीली जिसका हमने साथ दिया था और आइंदा आने वाले वक्तों में हम जो है वो इस अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर बड़े भरपूर काम करने जा रहे हैं। अब मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है एमक्यूएम वो जमात है, एमक्यूएम वो गवर्नमेंट के बारे में कह रहे हैं कि जिसने कुछ डिलीवर नहीं किया। एमक्यूएम वो जमात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी हमने कोalition किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी किया। जब उनकी गलत चीजें देखी या उन्होंने डिलीवर नहीं किया, हमने भरपूर तरीके से उनको जो है जहां जहां जिस फोरम पे हमें बात करनी होती थी हमने बात की। मुखालिफत की बात नहीं है, बात यह है कि आप हमने देखें, हमने अगर आवाम से वोट लिए हैं तो हमने डिलीवर करना है। और अगर हम इनके साथ अगर हमने 9 निकात हमने दिए ना, जिसमें हम बड़े सारे मसले हैं, उसमें से अगर कोई चीज हल नहीं हो रही तो क्या हम ये कहेंगे कि नहीं हम खुश हैं? बात ये कि हमें तो अवाम के जो बेसिक मसले हैं वो करने। आप मिनिस्ट्रीज एंजॉय कर रहे हैं, अब ये उन मिनिस्ट्रीज में मुझे बता देना कि आपके बैरिस्टर फरूक नसीम साहब ऐसी कौन से कवानीन बनाने जा रहे हैं, कौन से ऐसे कवानीन को अप्रूव करवाने जा रहे हैं जो कि अवाम की बेहतरी के लिए हो। आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब क्या कुछ इक़दामात कर रहे हैं जिससे अवाम के लिए बेहतरी हो। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, तो आपने तो ओन करना है गवर्नमेंट के पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के डिसीजंस। देखें, गवर्नमेंट की हम हर वो पॉलिसीज को डिफेंड करेंगे, हर पॉलिसीज के लिए हम उनके साथ होंगे जो मुल्क के लिए, अवाम के लिए हो। लेकिन अगर हम देखेंगे जहां पे मुल्क भी तेजी के साथ उसकी पूरी मईशत खत्म हो रही है और तेजी के साथ जो मामला जो खराब हो रहे हैं, इसके बाद जो है अब जो है अवाम भी जो है वो जो टैक्सेस की बोझ में आ गई। अभी जो है आपको पता है कि 23 को एक और मिनी बजट आ रहा है, तो मसला ये है कि अगर इस बजट के अंदर महंगाई का एक और एटम बम फाड़ा गया अवाम के ऊपर, तो अवाम कहां पे होगी? हमने तो अवाम के साथ खड़े होंगे ना। अच्छा, अब आम आदमी को पता नहीं कितनी हैरानगी होगी, लेकिन एक शहरी के तौर पे मुझे आपके स्टेटमेंट पर बड़ी हैरानगी। देखिए, हैरानी हो रही की बात नहीं है, मैंने कहा ना कि अगर हुकूमत अच्छे काम करेगी तो हम उनके साथ हैं, अवाम के लिए वो काम करेंगे, हम साथ हैं। अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है, दो चीज़ मुझे बताइए। बिल्कुल, हम देखें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से एमक्यूएम मुतमईन नहीं है। बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हमारे देखिए अब हम जो है कोalition के अंदर ना, सिर्फ फेडरल के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है। उसकी वजह भी ये है कि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए इंपॉर्टेंट रोल है, रोल की वजह से गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि छोटा सा हिस्सा है? देखें एक बात तो ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमारा एक रोल है इसमें, पूरी समझ लें कि एक गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी जो है हमारे जो है वो कंधों पे खड़ी हुई है, ये कह सकते हैं ना आप। बिल्कुल आप ठीक है ना, बोल रहे हैं कि ये कंधे पे छोटा सा लेकिन ये है कि लेकिन सीटों के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि एक वक्त में हमारी बहुत सीट्स होती थी, इस वक्त हमारी कम सीटें लेकिन बहुत भारी हैं। ठीक है ना, वजन उसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम उनके साथ कोalition के अंदर है। एक ये था कि हुकूमत तो बनानी है किसी ने, इससे कबल भी जब भी हुकूमत बनी है, आपने जिस तरह बताया अभी नवाज के साथ भी आपको रहना था, आप रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी आपको रहना था, आप रहे नहीं। को क्यों पीछे छोड़ते तो पीटीआई के साथ नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हुकूमत को जरूरत पड़ी हमारे सीट्स की, हमारी जो है हमारी काउंटिंग की, वो हमारे पास है। आपने देखा होगा 90 पे जो है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ जरदारी साहब हो, चाहे तरीक़न साहब हो, सब आए। लेकिन देखें, बात यही है मेरे कहने की कि जो लोग भी अपनी हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास आ जाते हैं, हमें जो है वो पूरे तरीके, ठीक है, इस दफा हमारे पास चूंकि आ चुके हैं, इस मर्तबा हम आपके साथ देखें, इस मर्तबा हमने उनको पूरे राइटिंग में 9 निकात लिखे, जिसमें हमें बहुत सारे कंसर्न है आज भी शो किए, आज भी वो ग्रीवेंसेस जो है उनके सामने रखें। उन्होंने कहा हम प्राइम मिनिस्टर के पास जाके, फवाद साहब ने कहा पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया सिंध के अंदर गुज़श्ता जितनी भी अदवार में इनकी हुकूमत रही। 2 टुक मुझे जवाब देगा, फिर मैं लगा दी साहब। देखें, बिल्कुल नहीं किया। अगर वो करते तो शायद आज इनकी पोजीशन इतनी खराब नहीं होती जो आज इनकी पोजीशन है। और कराची शहर के अगर मसाइल हल नहीं हो, उसके जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? देखिए, उसकी जिम्मेदारी बराबर दोनों पे आती है। जब तक हमारा सीएम नहीं होगा हम नहीं कहेंगे। देखें, नहीं, इसमें तो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा आती है, इसलिए हुकूमत उनकी थी। ठीक है, हम तो उसमें उन्होंने कोalition, और आज भी 140A के तहत इख्तियारात बल्दियात को नहीं दिए जा रहे। ये आपको नहीं मालूम है कि कितनी, इसके ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की हुई है, हमने सेंसस के लिए पिटीशन दाखिल की हुई है, लेकिन आप ये देखें कि सारे मसले जो है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन जो अवाम के मसले हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है जावेद साहब, सर मुझे बता रहिएगा क्योंकि नुसरत सर अब्बासी भी हमारे साथ अब ऑन कॉल मौजूद हैं जो कि मुस्लिम फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर हैं। पीपल्स पार्टी ने क्या वाकई डिलीवर नहीं किया? और मैं नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जरा बाद में आता हूँ, पहले मुझे जरा सिंध की सूरत हाल बताइएगा। हम एक तरफ देख रहे हैं कि जीडीए की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने कमर कस की और आज खुद फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो गैस का गुब्बारा है। सर ये क्या हो रहा है आपके साथ? देखें, फवाद चौधरी साहब ने जो कहा तो उनको भी पता है कि उनकी जो गवर्नमेंट खड़ी हुई है वो 4 सीटों पे खड़ी हुई है, और शेख साहब जो कह रहे थे कि जी हम तो छोटा सा हमारा रोल है, अगर ये निकल जाए तो कल उनकी हुकूमत नहीं होगी। उनके सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं, मैं वही कह रहा हूँ, वन ऑफ द फैक्टर्स ये भी है। और दूसरी बात यह कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने क्या डिलीवर किया, तो पीपल्स पार्टी के जो 2018 के इलेक्शन थे उसका आप रिजल्ट देख लें। पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा वोट पड़े हैं, पीपल्स पार्टी को सिंध में पहले से ज्यादा सीट्स मिली हैं। अच्छा। अभी 99 सीट्स हमारे पास हैं आउट ऑफ 168। तो मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट स्टेबल है। सिंध और जो जीडीए का जो कल मीटिंग हुई थी, आप देखें इसमें जो लोग बैठे हुए वज़ीर आला के उम्मीदवारान, वो कोई 30,000 से हारा हुआ है, कोई 20,000 से हारा हुआ है, कोई 10,000 से हारा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये तो जले हुए कारतूस है इनकी, तो इनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। जीडीए को भी हम सीरियस नहीं ले रहे, पीटीआई को आज जो ज्वाइंट अपोजिशन का इस्लामाबाद में इजलास हुआ, पीटीआई को सीरियसली उस पे देखना चाहिए। नहीं, मैं तो भी आपसे आपकी पार्टी का पूछ रहा हूँ ना, पीटीआई वालों से पीटीआई हम तो उनको सीरियस नहीं ले रहे ना, वो तो आप सीरियस ले ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे। जीडीए तो जीडीए गवर्नेंस से इम्तियाज साहब सिंध के अंदर जो आपकी गुज़िश्ता, मैं अगर सिर्फ इस वाले टेन्योर की बात करूं, अब 11 साल का अरसा हो गया है सिंध के अंदर, आपके ख्याल से जो आपकी गवर्नेंस रही है उससे आप पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बहुत अच्छा काम हुआ है, डेवलपमेंट बिल्कुल। मुझे बताइएगा, लगाली साहब तो कह रहे हैं कि जी हम बड़े मुतमईन हैं, और ये जो जीडीए वीडियो वालों की बैठक हो रही है इससे जो है वो ये बोलते हैं कि जी इसको हम जो अहमियत भी इतनी नहीं देते। आप समझते हैं कि इनकी गवर्नेंस इतनी बेहतर रही है कि इनको किसी भी तरह के कोई खौफ की जरूरत ही नहीं है? थैंक यू सो मच। एक तो मैं ये शिकायत करूंगी कि इस वक्त तक जितनी भी आप लोगों की बातचीत हुई, आपका साउंड सिस्टम इतना खराब है कि बिलीव मी, चंद जुमले सुनने के अलावा मैं कुछ नहीं सुन सकी। फिर भी आपके कुछ जो सवाल को मैं समझते हुए मैं जवाब दे रही हूँ। आइंदा प्लीज इस चीज को देख लीजिएगा। बिल्कुल फॉर श्योर, इसको एड्रेस मुझे बिल्कुल आवाज जो है वो समझ में आई। अब यहाँ आप पूछ रहे हैं शायद पीटीआई के हवाले से कि वो फवाद यहाँ आए हैं और जीडीए के साथ कुछ मीटिंग, इस तरह का कोई सवाल पूछा आपने मुझसे? बिल्कुल मैंने ये पूछा, और साथ साथ आप मुझे सुन सकती हैं अब्बासी साहबा जी? मुझे बेहतर अंदाज में सुन पा रही हैं आप? आई एम सॉरी, मैं नहीं सुन पा रही। मैं चाहूंगा कि आपको दोबारा जरा हम कॉल पे लें ताकि आप बेहतर अंदाज में सुन सकें। नुसरत साहब को दोबारा कॉल पे ले लेगा। फरहान साहब, सर पीपल्स पार्टी को तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो बोल रहे हैं जी जीडीए वाले बैठते हैं सानू की, वो बोलते हैं जी पीटीआई वाले आते हैं सानू की, वो बोलते हैं जी कराची में कुछ भी होता है कोई मसला नहीं है, गवर्नेंस इनकी हो गई, तो फिर सर सब कुछ ओके है सिंध में? सर देखिए, अगर ओके नहीं भी है तो नॉट ओके भी नहीं है या खराबी भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। देखिए, मैं जाती तौर पर समझता हूँ मीडिया मैनेजमेंट नहीं है पीपल्स पार्टी के पास, बिल्कुल नहीं है। अगर मीडिया मैनेजमेंट होती तो खैबर पख्तूनख्वा की तरह इनके नारे बजे होते, हुआ कुछ भी नहीं होता भले। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर यहाँ आएंगे ना, ये इसलिए नहीं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत वगैरह, ये कार्डियोवैस्कुलर, NICVD और ये गंबर्ट हॉस्पिटल और ये ट्रामा सेंटर वगैरह सब लेके आप चलें, पूरे पाकिस्तान में ऐसी आपको हेल्थ फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी। शिकायत हर जगह होती है, देखिए हर जगह शिकायत होती है। दौरा थर हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, क्या निकला, क्या हुआ भाई? आना चाहिए था। जब वो खैबर पख्तूनख्वा गए थे तो पिशावर में क्या कहा था चीफ जस्टिस साहब ने? शिकायत होती है और होती रहनी चाहिए। ये नहीं कि कोई हुकूमत कंप्लीट होती है, कोई सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो नंबर गेम की अगर बात करेंगे ना, नंबर गेम अगर 12, 14, 18 चले भी गए तो भी ये टेंशन में जीडीए होगी, जीडीए टेंशन में होगी। फिर दूसरी बात, जैसे होता है कि भाई अब शहरी इलाकों में हम बोलते हैं पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया, तो क्या एमक्यूएम ने डिलीवर किया? कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, वो बोलते हैं खैरात नहीं थे ना सर इनके पास। देखे सर, एक मुशर्रफ साहब का दौर था, मुशर्रफ साहब के दौर में, मुशर्रफ का दौर देखें 2000 आर्टिकल 148 की बात करते जी देखें हमारे पास खैरात नहीं है। अच्छा चलो मान लेते, चलो फवाद इस पे बात करते हैं। 148 फारूक सत्तार साहब को किसी दिन बुलाएं। फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम के पहले मेयर थे और सबसे कम उम्र मेयर थे। ठीक है, 86 आई थिंक 86 ठीक है। उनके पास जो इख्तियारात थे, आज के मेयर के पास भी वो इख्तियारात थे। उठा इस पे बात करवा ले। आप ये बोलते हैं उस वक्त क्यों काम कर लिया? 1987 में, अच्छा 1987 में जो है उस आबादी कितनी थी?
अभी और कितनी अब है? हाँ, वो देखिए ना, फिर बात देखिए है। देखिए बहुत सारे बताते थे, देखिए जनरल नहीं फैंस नहीं से भाई ठीक बात ये है मैं नुसरत साहिबा को शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। नुसरत साहिबा, अब आप मुझे सुन पा रही है अच्छे तरीके से? जी जी जी, कुछ अच्छा, सुन पा रही अब हूं मैं, बिल्कुल सुन पा बिल्कुल रही मैं अब आपसे पूछना ही चाह रहा था, गुफ्तगू के दौरान जावेद नायब लगारी साहब ने यह फरमाया कि जी पीपल्स पार्टी को कोई भी टेंशन नहीं है, भले जीडीए वाले जितनी बैठक कर लें वो आप लोगों को ये अहमियत देने को तैयार नहीं है। साथ साथ वो ये कहते हैं कि जी पीटीआई वाले भी अगर यहाँ पे आते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो आते रहें। वो ये कह रहे हैं कि जी इतने सारे जो उम्मीदवार बैठे हुए हैं सीएम बनने के लिए, वो पता नहीं कितने कितने हजार वोटों से आ रहे हैं और ये अपनी गवर्नेंस से भी मुतमईन है। वो ये कह रहे हैं कि जी अगर आप इस वाले हमारे अरसे की बात करें तो 11 साल के अरसे में जो हमने तर्ज हुक्मरानी रखा उससे हम मुतमईन है और हर गुजरते वक्त के साथ हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? शुक्रिया। अव्वल तो मैं कमेंट क्या करूंगी, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि जो कुछ कहा गया है कि बहुत अच्छी गवर्नेंस है और हमें इनसे परेशानी नहीं है कि अगर पीटीआई का कोई आता है या जीडीए की मीटिंग्स होती हैं तो इनको कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो है, तभी तो बार बार इनके हर मिनिस्टर मुशीर और फला तर्जुमान के स्टेटमेंट धड़ाधड़ आ रहे होते हैं। हमें कोई वो नहीं है, खौफ नहीं है। ये खौफ ही तो है और क्या है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ वाजे कर दूं, देखिए ये बिल्कुल बोलते रहे कि हम जले हुए कारतूस हैं, फला फला। अब कारतूस कौन है, कारतूस कौन होने वाले हैं? और जो मैंने पहले कहा था ना, तोते बोलेंगे तो तोते बोल चुके हैं। ये बेशक अब बैठकर टीवी चैनल्स पर खूब अपनी पार्टी की तारीफें करें। 11 साल के हवाले से जो इनका रिकॉर्ड है वो हमारे पास पूरा स्टेप बाय स्टेप पड़ा हुआ है। सारी दुनिया ने देख लिया कि सिंध ने, जरदारी लीग ने 11 साल जिस तरह, और इनके पास यकीन माने, मैं तो अब सारी स्कीमें ले आई हूँ असेंबली में जो 11 सालों में इन्होंने दुनिया इसको, हमारी सिंध को लूट लूट कर और सारी दुनिया में इन्होंने अपने पैसे भेजे हुए। तो ये लोग यहाँ बैठकर तो ये बेशक डिफेंड करेंगे, लेकिन एक्चुअल जो पोजीशन इनकी ये है वो ये है कि इनके मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो इस वक्त नैबज़दा हैं। जो असेंबली में बैठे हुए उसमें से आधे से ज्यादा के नाम हैं, आप उसमें देख लीजिएगा, आइंदा आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन इनको सिर्फ ये है कि शायद कोई मुआवजा होगा। तो मेरे भाई, मुआवजा अब कुछ नहीं होने वाला। 11 साल आपको जो थी पीपल्स पार्टी थी शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा के वक्त में कुछ होता था। ये तो जरदारी लीग है। ये लोग तो बैठे हुए सिंध को लूटने के लिए। इन्होंने कराची से कश्मीर तक इन्होंने किया क्या है? और ये मुफादात वाली पार्टी है। इन्होंने क्या किया है, पहले एमक्यूएम के साथ इनकी जो आपस में मोहब्बतें थी वो भी मफादात से थी। वो कोई सिंध के अवाम के लिए थी, कोई कराची के अवाम के लिए थी, कोई मीरपुर खास के अवाम के लिए थी, कोई लाड़काना के अवाम के लिए थी। यहाँ लाड़काना, जिसको 11 साल में ये लाड़काना को नहीं सुधार सके, जो इनका किबला काबा है, जहाँ पर बेनजीर भुट्टो साहबा और कितने शहीद हैं वहां पर, ये लोग जाते कहाँ हैं वहाँ? ये लोग तो ठंडे ठंडे ऑफिसों में बैठे हुए हैं। इनको खौफ है, डर है, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी ने भी इनको जवाब दे दिया, टिक्का जवाब। कल आपको पता चला कुछ मिनिस्टर्स ने कहा कि सेक्रेटरीज ने हमारी बात मानना छोड़ दी, और सेक्रेटरीज ने क्या बोला इनको कि आप लोग तो फंसेंगे ही फंसेंगे। कौन सा सारी जिंदगी आपने बैठकर या मिनिस्ट्री करनी है? हमें अपने नैब को जवाब देना है और हम नहीं आपके उल्टे सीधे काम सुनने वाले। तो मेरे भाई, ये यहाँ बैठकर क्या अफसानवी बातें कर रहे हैं? हमने ये कर दिया, एनआईसीवीडी कर दिया। एनआईसीवीडी किया है तो कि तुम आप लोग ही अपनी काविशें हैं इसमें। कितना फंडेड है बाहर से ये प्रोजेक्ट, और इनके अपने प्रोजेक्ट कितने सारे तो इन्होंने एनजीओ के हवाले कर दिए। ये लोग खुद कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, अगर करना होता तो यकीन माने 80% स्कीमें जो इनकी इस वक्त नाकारा पड़ी है, जीरो उसकी कारकर्दगी है। कोई स्कीम इन्होंने कंप्लीट नहीं की। नुसरत साहब, पता कलामी माफ, मैं इन तमाम तर बातों का जवाब जो है वो पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन से जरूर लूंगा। मुझे जरा दो टोकी बता दीजिएगा, ये इतने बुरे थे, नैबज़दा थे और पता नहीं क्या क्या थे जो आप फरमा रही हैं, तो ये सिंध के लोग इनको ये तीसरी बार मौका कैसे दे चुके हैं कंसेक्यूटिव? अगर एक बंदा बुरा हो उसको एक बार नहीं दूसरी बार आजमा लिया जाएगा, दूसरी बार नहीं तीसरी बार सिंध के लोगों ने इनको वोट दिया। और जिस तरीके से आप लोग ये क्लेम करते रहे हैं कि हम सिंध के अवाम की खिदमत करेंगे, हम नैबज़दा नहीं है, गो के आपकी बात के ऊपर जो है वो पीर साहब के हवाले से ये बात कर रहे थे कि जी नैब के शिकंजे में और भी कई लोग हैं जो कि जीडीए से वाबस्ता हैं। तो मुझे बताइएगा, तो ये इनको इतनी बड़ी तादाद में वोट कैसे मिल गए नुसरत साहिबा? हाँ, अब आइए ना सवाल। अब ये बहुत बड़ी एक हैरानकुन बात जरूर है, क्योंकि एक तो 10 साल 11 साल इनकी कारकर्दगी सामने रख दीजिए, ठीक है। या तो कारकर्दगी बहुत अच्छी हो, जो कि ऑडिटर जनरल ने सामने किताब रख दी कि सारा करप्शन में पैसा चला गया, सही। और तो उसमें इन्होंने क्या
अब आगे ये कहते हैं कि हम लोगों ने इतनी सीटें तारीख में, वाकई भाई सलाम पेश करते हैं, इन लोगों ने तारीख में इतनी सीटें ली। उसकी वजह है, मैं आई विटनेस हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें, सारे आपको इलाकों से लोगों का पता चल जाएगा। जितना पैसा चला है इलेक्शन में, जितना पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया है, गरीब लोगों को जिस तरीके से इन्होंने उनके जमीरों को खरीदा है, ये चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। और दूसरी बात, चलें भाई, ये कहते हैं हमने कारकर्दगी पर इतनी सीटें ले ली, लोगों ने इनको वोट दिया, तो मैं पूछती हूँ बिलावल जरदारी को क्यों पत्थर मारे गए? उनकी गाड़ी को लियारी वालों ने क्यों वहां से निकाल बाहर किया? लाड़काना में बिलावल जरदारी हारते हारते आखिर में जरदारी खुद वहां पहुंचते हैं, आसिफ जरदारी, और बिलावल जीत जाता है। और जो दूसरे इलाके से उठे थे, तीसरी सूबे से, ये वहां से हार जाते हैं। तो भाई बात यह है कि 3 दफा ये यहाँ हुकूमत कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इनकी, टीचर्स इन्होंने अपने इस्तेमाल कर लिए हुए, हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनको ये इस्तेमाल करते हैं, अंदर ठप्पा लगता है, और फिर ये कहते हैं कि हमने बड़ी, और जो आप इनका वोट बैंक उठाकर देखें ना, कैसे वो जीते किस तरीके से। 6 बजे तक हम जीत रहे हैं, यकीन माने आप मुझे किसी दिन प्रोग्राम में बुलाइएगा, वो सारे में हर इलाके के इनके एमपीएस के वो, ठीक है नसर साहबा, किसी दिन डिटेल वे में इलेक्शन में रिगिंग के हवाले से जरा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये वाले इलेक्शंस बड़े कंट्रोल्ड इलेक्शंस कहलाए जाते हैं, और कहा जाता था कि बड़ी शफाफियत इन इलेक्शंस में रही है, जिसकी रिजल्ट के तौर पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट बनाई फेडरल में, और सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी हमारे सामने दिखाई देती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने में दिया। मैं चाहूंगा कि किसी दिन यहां पर बैठकर हम ये जरूर जान सकें कि जिन जिन हलकों के बारे में आप बोल रही हैं वहां पर किस तरह से मामला किए गए, मैं आपसे जानने की जरूर कोशिश करूंगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद फिर मैं आपसे जवाब दे लूंगा। ये क्या आपने सारा ठेकेदारी निजाम लगाया हुआ है, वो बोल रही है कि एनजीओ के हवाले कर दिया आपने, NICVD और दीगर कई अहम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एनजीओ के हवाले कर दिए हैं, और क्या वाकई आप लोगों के पास पैसा बहुत है जिसकी वजह से आप लोग इलेक्शन में जो है वो कामयाब हो जाते हैं? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सर मुझे बता दीजिए, नुसरत साहब ये तो ये कह रही कि जी आप लोगों के पास बड़े पैसे हैं, आप लोगों ने इलेक्शन खरीद लिए, और साफ साफ ये बोल रही है कि बहुत सारी सीट्स ऐसी थी जो कि GTA के उम्मीदवार जहां से जीत रहे थे, और वो फिर इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो चेंज कर देंगे। क्या वाकई ऐसा है सर? देखिए, मुझे तो काफी हंसी आई नुसरत साहिबा की बातों पे। उनको आपकी बातों पे हंसी आ रही है, आपको उनकी बातों पे हंसी आ रही है। अवाम यहाँ रुल गए, जो धांधली का इल्जाम लगा रही थी पीपल्स पार्टी पे, मैं खुद सांगड़ का हूं जो इनका स्ट्रांग होल्ड रहा था किसी जमाने में। इस दफा इनको सांगड़ में खिपरो वाली सीट पे, और जो पीर सदर शाह हमेशा नारे से जीतते रहे, नारो एक खैपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनको पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफा वहां पे भी शिकस्त हुई है, और बहुत बड़े मार्जिन से 20-25 हजार वोटों की लीड से हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के या सिंध के अवाम जाग चुके हैं उन इलाकों में जहां पे इनकी हेजमनी थी, जहां पे ये वहां पे जाके ठप्पा गर्दी करते थे, पूरी माफिया इनकी वहां पे वर्क करती थी। पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहां पे इनको पूरा ब्लॉक करके अवाम खुद निकले हैं, और बहुत बड़ी तादाद में वहां पे वोट पड़े हैं, क्योंकि पहली दफा वहां पे डेवलपमेंट हुई है। ऐसे ऐसे इलाकों में रोड बने हैं, ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पे घोस्ट पोलिंगें होती थी, 70-80 हजार वोट होते थे, और कोई रोड रास्ता नहीं होता था, सिर्फ जाली वोटर लिस्टें बनती थी, ये वहां से जीत के आते थे। आप दूसरी बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, बिल्कुल परफॉर्मेंस के। मैं कह रहा हूं कि NICVD जैसा इदारा पूरे पाकिस्तान, पूरे एशिया में, आपने एनजीओ के हवाले नहीं, कोई NICVD नहीं, अभी तक सिंध गवर्नमेंट के वो क्या मामला है, NICVD सिंध गवर्नमेंट के उस पे चल रहा है, और अभी जो परसों बिल असेंबली में पास हुआ वो अब इसको SIVD कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो सिंध गवर्नमेंट ने काम किया ये उसका रिस्पॉन्स है। दूसरी बात, GTA को किसने फॉर्म किया? ये वही एक PNA एक जमाने में बना था, फिर IGI बना था, उसके बाद एक SDA बना था, इम्तियाज साहब को याद होगा 2002 में, और अब इस दफा GTA। इनको बिठाया किसने? इतने सारे जो 8-10 चीफ मिनिस्टर बना के सबको आसरा दिया कि आप भी चीफ मिनिस्टर हो, आप भी चीफ मिनिस्टर हो। इन्होंने किस किस एरियाज के चक्कर नहीं लगाए, लेकिन पीपल्स पार्टी परफॉर्मेंस के बुनियाद पे 2018 के इलेक्शन जीत के आई। अब पीपल्स पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप जीत के आई। सर देखिए, पीपल्स पार्टी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जीत के आई है। आपको कौन सी शिकायत है? अगर मैं स्पेसिफिकली अर्बन सिंध की बात करूं, आप जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कभी बैनर्स लगा देते हैं, कभी कराची के मसाइल के हल के लिए आवाज उठाते हैं। फरहान साहब तो ये कह रहे थे कि इक्वली आप जिम्मेदार हैं अगर शहर कराची में मामला हल नहीं, इक्वली नहीं, ज्यादा ये ज्यादा, क्योंकि इनके पास नाजिम रहे, इनके पास मेयर्स रहे, पैसे हैं इनके पास, ये यूटिलाइज करें। कराची से 95% रेवेन्यू इकट्ठा आप करते हैं, डिलीवर आप यहाँ नहीं करें, और आप जिम्मेदार हो। जितना शेयर है वो मिल रहा है, ये यूटिलाइज करें उसको सिर्फ, क्योंकि इनके इंटरनल इश्यूज हैं, वो उसको सही करें। देखिए बात ये कि बातें तो बहुत सारी करने की हैं,
क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ जो इख्तियारात मुकम्मल तौर पर मिले हैं वो 2005 से 2009 तक मिले, ठीक, जिसमें भरपूर तरीके से MQM ने डिलीवर किया है। हमारे मुखालफिन ने भी एक्सेप्ट किया इस बात को कि हाँ इन लोगों ने काम किया। पहली दफ़ा अगर किसी ने दिया था वो थे परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, जिन्होंने भरपूर तरीके से वो दिया। अच्छा, अब ये देखें उसमें अगर उस पूरी पोजीशन के अंदर देखें, एक या दो वाक़यात हैं जो इस तरह के हुए हैं, लेकिन बेहतरीन पूरे जो है जो जितने भी पूरा पीरियड है हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। उसमें हमें 2008 का इलेक्शन इतना आसान था कि हमने बहुत आसानी से विन किया। अच्छा, फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने बाद में जब हमारे इख्तलाफात इनसे हुए, उसकी बहुत सारी वजूहात थी, ठीक है ना। हमने वरना इनके लिए जितना कुछ किया है ना, मिलियन मार्च तक निकाला है, इनके लिए जो कुछ किया है पीपल्स पार्टी के लिए, और जरदारी साहब के लिए तो हमने प्रपोज किया, सदर के लिए प्रपोज किया, हम वो लोग थे। लेकिन इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की और इन्होंने आवाम से दूर करने के लिए, बेसिकली इनका प्रॉब्लम ये था कि ये शहरी उसमें इलाकों में आना चाहते थे। इन्होंने क्या किया कि आवाम को मुतनफ़र किया था। कैसे किया जाए, इनके पास एक ही रास्ता था। पहले तो मारधाड़ हुई यहाँ पे बहुत, अच्छा, बहुत शदीद किस्म की। आप तो बिल्कुल कसूरवार थे ही नहीं। नहीं, मैं आपको कोई आपको मारने आएगा तो आपने रोकना है, नहीं रोकना है। तो आप ये बताएं कि यहाँ पे जो कुछ हुआ, देखिए मैं बहुत सारी चीजें पे मैं भी नहीं जा रहा, इसके लिए फिर प्रोग्राम कर लीजिएगा, मैं फिर आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है। देखिए वो चीज़ें हुई। फिर उसके बाद इन्होंने जो बेसिकली देखें डेवलपमेंट के अंदर मामलात होते हैं, उसमें ये होता है कि अगर हम आवाम को बेसिक सहूलतें मुयसर न करें, उसकी ज़ाहिर है कि वोटर जो है हमारा ये कहता है वोटर हमारा जो ड्यू शेयर बनता है हम उसको देते हैं। नहीं, ड्यू शेयर नहीं बना, आप इससे मुतमईन हैं? नहीं मुतमईन है। मैंने कहा ना कि आपके तवज्जुह से आज आपके प्रोग्राम दो का कल आखिरी दिन है चीफ जस्टिस साहब का, मैं उनसे अपील करूंगा कि जो हमारी पिटीशन 140A के तहत जो इख्तियारात हमने कहे कि डायरेक्टली जो है लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएं, वो अगर वो ले लें जाते और वो ले लें एक मर्दमशुमारी सेंसस का, कल वो ले लें एक्शन, ताकि वो शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाए वो पिटीशन। तो वो फिर तो बोल रहे हैं कि जी आपने नहीं तैयार हुए थे, आप लोग नहीं तैयार हुए थे। मैं खुद उस मीटिंग में था, मैं सेंसस की उस मीटिंग में था कि उसमें नहीं शामिल। इसको कंक्लूसिव मतलब स्टेटमेंट्स की तरफ लेके आए। एमके में क्लेम करती कि जी हम जिम्मेदार नहीं है, हमने जो आवाज उठानी थी वो उठा दी। पीपल्स पार्टी कहती कि जी ज्यादा जिम्मेदार ये है, यही खुद सिंसियर नहीं अपने लोगों के साथ। हकीकत अच्छा, क्या है? कोई एक पैकेज ले आए ना वफाक से, अभी 5-6 महीने हो गए, कोई कराची के लिए लगे हुए आज भी हमारी बातचीत हो रही है, एक तो पैकेज डिलीवर किए जाए, आज भी इन्होंने कहा। जी देखिए, मैं तो समझता हूँ बराबर की जिम्मेदार है। ये एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता कि हमारा चूंकि चीफ मिनिस्टर नहीं था तो इसलिए हमारे कुछ भी नहीं हुआ। एक दौर ऐसा गुजरा इशरतुल इबाद भाई वाला कि तमाम तरह इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के पास नहीं होते थे, उनके पास होते थे, गवर्नर सिंह के पास होते थे, और MQM पूरी तरह इंजॉय करती थी स्टेटस को भी, इख्तियारात को भी। लेकिन जो डिलीवर करना, सबसे बदतरीन अगर तालीम का निज़ाम है तो कराची के अंदर है, और ख़ास तौर पे लोकल बॉडीज का निज़ाम है, जहाँ पर हीरोइनचियों को पूरी इजाज़त है, बच्चियों के स्कूल ऐसे मुझे क्विकली बताइए। देखिए, जो यहाँ पे रूलर रहे वो MQM है, MQM मेयर की सूरत में, नाजिम आला की सूरत में। बोल रहे हैं कि अगर कराची अभी भी एजुकेशन में जिसका नाम था, बाहर से लोग पढ़ने आते थे, हेल्थ में आते थे लोग यहाँ पर। देखिए, मेन रोड बनाए गए एक जमाने में, जिस दौर की बात कर रहे हैं ना शेख साहब, मेन रोड बनाए गए। जो अतराफ के रोड थे ना, अंदर के गलियों के जो लिंक्स रोड थे, वो वहां के इलाके के वालों से जाके पूछ लिया जाए कि अच्छा जहाँ पानी रुक गया उस रोड को ऊंचा कर दिया गया कि आइंदा साल पानी ना रुके। पता चला वो सारा पानी अंदर चला गया, दूसरी जगहों पे चला गया। नार्ताबाद वालों से पूछा, आप FBR वालों से जाके बेहतरीन निजाम बनाए, अंडर पासेस बने, ब्रिजेस बने, बेहतरीन। देखिए नाले बने, अभी ज्यादा बने। इसके मुस्तफा कमाल के वो जो अंडरपास आज आखिरी ने पार्टी वालों के ऊपर पीपल्स पार्टी वाले प्रूव करके जाने के जी हम तो डिलीवर कर रहे हैं, ज्यादा किए हैं कंपेयर टू मुस्तफा कमाल। मैं आपको कराची ज्यादा अंडरपासेस बने, ज्यादा ब्रिजेस बने हैं अभी के टेन्योर में, जो के परवेज मुशर्रफ के आप गिन ले, आपको फिक्स फिगर देख लें आप। सर मैं पीपल्स पार्टी मुशर्रफ के सपोर्ट दी ना, वही तो सपोर्ट दी, फंडिंग फ्लाईओवर्स गिनवाएंगे सर, ज्यादा बने हैं। मैं आज भी देखा क्लिफ्टन का अंडरपास कराची पोर्ट ट्रस्ट ने बनाया, नेमतुल्लाह खान ने उनसे गुजारिश की थी। शेर शाह का जो बहुत बड़ा बाईपास जो पुल जो है, जो गिरा था वो जो बाद में जब गिरा था तो फिर ऑन किया था नाजिम आला, उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब थे। जब वो गिरा उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो बनाया पोर्ट ट्रस्ट ने था और फला वाला ने बनाया था हमारा। लेकिन जब उसका इफ्तिताह हुआ था तो क्लेम किया गया था, उस तरह नहीं किया। उस यानी एक पीरियड आता है, लेकिन 86 से अभी तक तो किसके पास है कराची की लोकल बॉडीज, हैदराबाद की लोकल बॉडीज किसके पास है?
तो वहां हैदराबाद का निजाम देख ले सके सारा का सारा। हम ये कहते हैं ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। तो कराची की तबाही में स्पेसिफिकली आप जिम्मेदार एमक्यूएम को भी समझते हैं और आप बोलते हैं इक्वली जिम्मेदार है, आपसे पीपल्स पार्टी को सलवार नहीं देखे पीपल्स पार्टी के अंदर भी शेयरिंग रही ना, जब ये 2013 तक शामिल थे ना हमारे एमक्यूएम उनके साथ शामिल 2013 तक वो शामिल रही। बात ये कि ब्लेम गेम सब निकले। मैंने बार बार हमारी गुजारिश मेयर कराची से भी रही है और मुराद अली शाह जितने भी इख्तियारात हैं उसमें पिछले 5 साल अपोजिशन में रहते हुए हम नहीं मतलब पिछले 5 साल में हम अपोजिशन में रहे हैं, हमें बिल्कुल भी चाहे कराची का एक हाल है सारी चीजें मुश्तरका मफादात की काउंसिल में मेयर कराची खड़ा हो चीफ मिनिस्टर के साथ, चीफ मिनिस्टर ये कहे कि जो कराची में आबादी दूसरे सूबों की है, खासतौर पर हमारे खैबर पख्तूनख्वा की और हमारे पंजाब की, जो यहाँ पर रोजी कमाने आए हैं उनका हक है, लेकिन उनके ऊपर जो पानी खर्च होता है, बिजली खर्च होते हैं, जो मसाइल है उसके अंदर हुकूमत पंजाब, हुकूमत खैबर अपना हिस्सा जरूर। अभी डेवलपमेंट की मद में 100 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को नहीं दे रही, ये वफाकी गवर्नमेंट में कटौती भी कर दी गई है इनफैक्ट। वो तो डिफरेंट कटौतियां हो रही हैं उसमें। अगर ये हमारे देखें ये खड़े नहीं हुए, जब सेंसस का मसला आ रहा था उस पर ये खड़े नहीं हुए प्रॉपर तरीके से, कि अगर ये खड़े होते हमारे साथ तो एनएफसी अवार्ड और दूसरे आप ये बोलते हैं कि कसूरवार पीपल्स पार्टी है, आपका कोई कसूर नहीं है, आप डिलीवर करना चाहते थे शहर को लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। फरहान साहब तशने की बहुत रह गई, गुफ्तगू बहुत सारी करनी थी लेकिन किसी और नशिस्त में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लगाए साहब आपका भी शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अनवर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।